अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिविटी प्रिवेल करते हुए आज के दिन देखे गए। इट मींस के 44,000 का लेवल अचीव हुआ, सस्टेन हुआ मार्केट के अंदर। एक बार फिर हमने एक पॉजिटिविटी देखी। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी बाइंग देखी गई। आज कुछ उनके नंबर्स अच्छे आए थे। सीमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पर आज के दिन इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी देखी जा रही है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर डायरेक्टली आ रहा है। कोविड वेव है, थर्ड वेव का फियर है। ये एक फ्राइटनिंग सिचुएशन थी जो इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक फील कर रहे थे और कॉशियस स्टांस नज़र आ रहा था। लेकिन आज की मार्केट में हम कह सकते हैं ये पार्टिसिपेशन इन सब तमाम चीज़ों को खैर बात कहते हुए दिखाई दिया, क्योंकि ओवरऑल कोविड की थर्ड वेव है, उसको अटेम्प्ट भी करना है, उससे निपटना भी है और उससे बचना भी है। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए आज के दिन इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए और एक बार फिर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखी गई और ये रैली देखी गई, बुलिश रैली। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,548.21 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 44,478.24। लोअर वाज 43,548.21 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 44,404.70 यानी कि 856.49 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 305.96 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 3.19 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज भी आज कुछ काम बेहतर हुआ है। मार्केट के अंदर 16.11 बिलियन रुपीस की वैल्यू रही है। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी और हम देख सकते हैं कुछ आईटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है आज की मार्केट में। टीआरजे इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 9.56 के गेंस के साथ। 137.04 पे क्लोजर, 20.64 मिलियन शेयर ट्रेडेड। नेटसॉल सेकंड स्पॉट पे 9.77 का गेन देखा गया। 172.52 पे क्लोजर रहा। 19.22 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एंड लास्टली यूनिटी फूड्स 1.91 का इजाफा, 29.22 पे क्लोजर, 16.48 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। वॉल्यूम लीडर्स में भी देख सकते हैं पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की जानिब से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को काफ़ी हद तक वेलकम किया गया है आज के मार्केट में। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज स्पेसिफिकली हम कोविड की थर्ड वेव जो एक फियर फैक्टर जनरेट करी है उस पर डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और इस नई लहर के साथ कोरोना की जहरनाकी और शिद्दत की नई कहानियां भी सामने आती जा रही है। एक तरफ वैक्सीन लगवाने का अमल भी जारी है तो दूसरी जानिब कोरोना केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके अहले खाना को भी मुतासिर किया। इस लहर के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए SOPs जारी किए गए। साल भर में तीसरी लहर की आमद ने ये तो बता दिया है कि वबा अभी कहीं गई नहीं बल्कि मुआशरे में अब भी मौजूद है और ये रंग और ढंग बदलकर इंसानों पर हमलावर होने की सलाहियत रखती है। साइंसदानों के पास इस बीमारी की कोई हिस्ट्री मौजूद है, ना ही इसका कोई फौरी इलाज। बीमारी से बचाव की तदबीर इख्तियार करने में शदीद मुश्किलात दरपेश आती रही, मगर साइंसदानों ने जल्द ही ये नतीजा अखज़ किया कि चंद हिफाजती तदबीर इख्तियार करके इस बीमारी के खतरात को कम किया जा सकता है। इस इब्तदाई तहकीक के तहत दुनिया में ये हकीकत तस्लीम की जाने लगी कि सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई सुथराई अपनाकर इस बीमारी का खतरा कम किया जा सकता है। यही वो मरहला था जब हुकूमतों को आगे आकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर ताकत से अमल दरामद कराना पड़ा। कोरोना की एक जद तालीम के शोबे पर पड़ी और हुकूमतों को इंसानों को बचाने के लिए तालीमी इदारों को भी बंद करना पड़ा। कारखाने, कारोबारी मराकज और बाजार सब बंद पड़े थे। गैर मुल्की परवाजें तक रुक गई। कोरोना की आलमगीर लहर चली तो पाकिस्तान पहले ही शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार था। इसकी मईशत बैरूनी कर्जों के बायस लड़खड़ा रही थी और आलमी माशी इदारों के तेवर भी बिगड़े हुए थे। हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन का रास्ता अख्तियार किया, जिससे आम आदमी माशी मुश्किलात का शिकार होने से बच गया और मुल्की माशी मुश्किलात में एक हद तक ही इजाफा हुआ। साल भर की बंदिशों और रुकावटों के बाद मुल्की मईशत की गाड़ी के हमवार रास्ते पर गामजन होने का आगाज था कि तीसरी लहर ने एक बार फिर खौफ और खतरे की चादर तान ली। ये लहर काबू से बाहर होती है तो मुकम्मल लॉकडाउन के हालात दोबारा भी पैदा हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अवाम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो SOPs पर अमल करके इस वबा को बेकाबू होने से बचा सकते हैं। वबा का जोर कम होगा तो मुकम्मल लॉकडाउन की नौबत भी नहीं आएगी और यूं जिंदगी का पहिया भी रवां रहेगा।
एग्जैक्टली हम देख रहे हैं पॉजिटिव ग्रोथ नजर आ रही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन कोविड का चैलेंज भी मौजूद है, इससे निपटना भी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं। आज के प्रोग्राम में आपसे टैक्स के हवाले से और जो अमेंडमेंट हुई है न्यू लॉज में उनके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामड़िया साहब, आप डायरेक्टर हैं PSX में, उनसे भी एक्सपर्टीज़ के बारे में जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं ज़ीशान साहब से। ज़ीशान साहब, देख रहे हैं पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही है, कोविड की थर्ड वेव का चैलेंज भी मौजूद है, एट द सेम टाइम कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, पॉलिसीज़ भी लाई गई हैं ताकि इकोनॉमी को न्यू रिवाइवल दिया जाए। तो अब हम अगर बात करें कि जो अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं वो है कुछ एक्ट्स में, बिल में चेंजिंग हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए और ये चेंज कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो 2-3 चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं, एक सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है इनकम टैक्स का जिसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई हैं, और एक प्रपोज्ड बिल है जो अभी स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी क्रिएट करने के लिए और उसको ऑटोनॉमस करने के लिए मौजूद है, जिस पे अभी डिस्कशन होनी है। इस पे हर रोज़ किसी न किसी प्रोग्राम पे डिस्कशन हो रहा होता है और बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इसकी फेवर में बात कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जो अभी लाइव ट्रांसमिशन की थी उस पर उन्होंने बहुत तफसील से इसके बारे में बात की और उन्होंने यही फरमाया है कि ये अभी सिर्फ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू में है। जब इस पर डिस्कशन होगा तो मज़ीद इस पर अगर इसकी फेवर पे होगा तो वो इसको अडॉप्ट किया जाएगा, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में होगा तो उन्होंने ये बड़ी कैटेगोरिकली कही कि चूँकि उन्होंने पाकिस्तान में रहना है और उनके सारे असासे भी पाकिस्तान में, तो वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ होगा। तो वी आर होपिंग कि सैनिटी विल प्रिपेयर और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। अभी इस पे डिस्कशन जो करना कि क्या ये फ़ायदे में है या नुकसान में, तो हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं और जो ओवरऑल हम लेके चल रहे हैं जो बहुत अरसे से, मेरे ख्याल से उसमें ये हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगर अतराफ़ के भी रीजन्स को आप देखें, रीजन में देखें तो इतनी जल्दी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी फैक्टराइज होती हैं और फैक्टर इन करते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा जल्दी है। राइट। मैं शहजाद चामड़िया साहब से भी चाहूँगी कि स्टार्टअप कमेंट करें इसके ऊपर कि न्यू चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट की गई हैं, तो कितना इम्पैक्ट और कितना पावरफुल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पॉलिसीज़ डेकेड्स के लिए बनती हैं और ये पॉलिसीज़ अब फाइनली बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप टैक्स अमेंडमेंट्स की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली, जो लॉज चेंज हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और टेन्योर बढ़ाया गया है गवर्नर साहब का। स्टेट बैंक रिलेटेड, ओके। स्टेट बैंक में तो देखें, उसमें मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात कर रही हैं, पर्सनल व्यू है कि ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशन को देना उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ऑटोनॉमस होना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन को। हैविंग सेड दैट, जो चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए वो ये कि उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए कि एनीबडी हु इज़ देयर as the head of the state bank or the state bank itself, its board, their workers, they should not be immune to any accountability process. तो आप एक तरफ उसको आप करें autonomous, दूसरी तरफ they should be held accountable at least to the parliament, अगर कोई और नहीं हो तो। Right. दुनिया के बेशतर मुल्कों में autonomous है स्टेट बैंक, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि accountability ना हो, except मेरा ख्याल है US। तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दें। जो आर्ग्यूमेंट स्टेट बैंक के गवर्नर ने दी कि उसका ये प्रोसेस है कि हम एनुअल रिपोर्ट दिया करेंगे, जो मैंने सुना था उनको पार्लियामेंट में, तो विच इज़ नॉट सफिशेंट। आई मीन गिविंग द एनुअल रिपोर्ट एंड स्टिल यू कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल, तो वो बात बनती नहीं है। आप रिपोर्ट दें, एनुअल दें, क्वार्टरली दें, जो भी रिपोर्ट्स दें, लेकिन अच्छा एक और चीज़ आप क्या समझते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? वो चैलेंजेस जो सेंट्रल बैंक को होते हैं नॉर्मली, सेंट्रल बैंक अभी भी हमारे यहाँ जो ऑपरेट कर रही है वो ठीक ठाक ऑटोनॉमी के साथ ऑपरेट कर रही है, वो अपना वो एड्रेस करती है इश्यूज को। आपने पहले भी देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स में उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। IMF, नॉट ओनली दैट, इवन बिफोर IMF भी, वो जो इससे पहले भी जो हम चल रहा था स्टेट बैंक से, आप पिछले 20-25 साल देख लें, वो इट ऑपरेट्स एज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन। बट इसी एक अकाउंटेबिलिटी, दूसरा एक कंसल्टेशन प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपने एक कमेटी बना दें जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी हो, दूसरे लोग भी हों, पार्लियामेंट के लोग भी हों, या स्टेक होल्डर्स हों, बैंक्स वगैरह,
और कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ अगर आपको डिसीजन लेते हैं तो जो डिसीजन मेकर है उसमें एटलीस्ट ये बर्डन ये ज़रूर होगा कि इस साहब ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, इस इंस्टीट्यूशन ने ये कहा था। डिसीजन बेशक उसका हो एज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, बट ही विल हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो बर्डन उसको फील होगा कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ उनमें दूसरे लोगों का भी ये इनपुट है। सो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कंसल्टेशन प्रोसेस होना चाहिए, एट द सेम टाइम उसको ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मुआविन खुसूसी तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मीडिया के काबिल एहतराम साथियों, मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आकिब भाई आपको, राणा साहब आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने पाकिस्तान की कौम को जो क्रिकेट के साथ जुनून है, एक मोहब्बत है, एक लगन है, उन नौजवानों को आपने एक रोशन मंजिल का ऐसा रास्ता दिया है कि जो गली मोहल्लों में, सड़कों में और मुख्तलिफ नाहमवार ग्राउंड्स में अपना टैलेंट टेस्ट करते रहते थे बच्चे, उनको आपने एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी एक ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी जो सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ कमिटमेंट, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, सेंटर ऑफ डेडिकेशन का जो रूप धार चुकी है। तो मैं यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक अदना वर्कर की हैसियत से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एक टीम मेंबर की हैसियत से आपके लिए एक पैगाम लेके आई हूँ कि आप जैसे कौम के जो बेटे होते हैं वो कौम के मजाज के मुताबिक, कौम की सोच और फिक्र के मुताबिक ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे इनिशिएटिव मुतारफ़ करवाते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। ये सेंटर जो है, मुझे जान के खुशी हुई है कि हमारे मगरब के अंदर दुनिया के 5 बड़े आज़मों के अंदर जो क्रिकेट टीमें खेलती हैं और उनको जो बेहतरीन सहूलतें दस्तयाब होती हैं, उनमें चंद टीमों का तज़किरा जो अगर मैं करूं कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें जिन सहूलियात से मुस्तफ़ीद होती हैं, ये मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि आज इस सेंटर के अंदर वो सहूलियात जो हैं मेरे नौजवान क्रिकेटर्स को लाहौर कलंदर ने दस्तयाब करके ये साबित कर दिया कि जहाँ हुकूमतें पीछे रह जाती हैं, जहाँ हुकूमतें हालात, सूरत हाल और वाक़यात की बुनियाद पे वो इनिशिएटिव नहीं ले पाती, तो प्राइवेट सेक्टर जो है हुकूमतों का बोझ उठाने के लिए, नया ट्रेंड सेट करने के लिए और हुकूमत का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मावन बनने के लिए खड़ा हो जाता है। और आज पीसीबी को ये फ़ख्र होगा कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसकी जिम्मेदारियां हैं कि हमारी क्लब क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को, रीजनल क्रिकेट को ऊपर लाए और टैलेंट हंटिंग के ज़रिए मेरिट पे प्लेयर्स को टीम में जगह मिले और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं
उनको मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का प्लेटफॉर्म दस्तयाब हो। मुझे ये जान के खुशी हुई है कि ना सिर्फ लाहौर कलंदर जो है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, ना सिर्फ जो है उनकी क्रिकेट कोचिंग कर रहा है, बल्कि एजुकेशन एंड क्रिकेट इन दोनों को साइड बाय साइड लेके चल रहा है। ना सिर्फ इस एकेडमी से, इस सेंटर से हमारे हाई ग्रेड क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं, बल्कि टैलेंट हंटिंग से जो रूरल एरिया के अंदर, जो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर, जो निगलेक्टेड कम्युनिटीज़ के अंदर हमारा वो अनमोल ख़जाना छुपा हुआ था, उसको जिस तरह से तलाश करके ढूंढ के लाहौर कलंदर इस सेंटर में ला के उन अनमोल मोतियों को तराश खराश के पॉलिश करके हीरों में बदल रहे हैं, और वो अनमोल हीरे जो हैं वो पाकिस्तान की चमक धमक, शनाख्त और वक़ार में इजाफा कर रहे हैं। मैं आप दोनों को उसके लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में खेलों को फ़रोग़ देने, उनको हर तरह की मुआवनत दे के तमाम खेल के मैदान जो है उनको आबाद कर रही है। और मैं ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करती हूँ कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं। कोरोना की वजह से कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा है प्लेयर्स को भी, और इस सेंटर के अंदर कोचिंग के जो प्रोग्राम्स थे वो भी सफ़र हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखना ये है कि इस कौम का अज़म क्या है, पैशन क्या है, कमिटमेंट क्या है, डेडिकेशन क्या है, डिवोशन क्या है, और अल्टीमेटली चैलेंज क्या है। मुझे यकीन है कि जो चैलेंज इस वक्त हमें दरपेश था, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, तो उस चैलेंज को जिस आसान अंदाज से लाहौर कलंदर ने अपॉर्चुनिटी में बदला है, मैं इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। एक इंतहाई अहम फैक्टर जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर पॉपुलेशन वाइज हमारी आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो चूँकि ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और जब हम यूथ की बात करते हैं तो 65% हमारी पॉपुलेशन में यूथ का सेग्रीगेशन रेशो बनता है। जहाँ 65% यूथ हो वहाँ पे 52% फीमेल यूथ है। उस फीमेल यूथ को वुमेन क्रिकेट ओनरशिप की ज़रूरत थी, एक ऐसी एकेडमी की और एक ऐसे रोड मैप की ज़रूरत थी। मैं आज राना आतिफ साहब और आकब साहब को ये कहने आई हूँ कि पाकिस्तान की मेरी जो बेटियाँ, मेरी जो बहनें जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, हम जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे उस वक्त किसी खातून का, किसी बच्ची का क्रिकेट का बैट पकड़ के खड़ा होना भी जुर्म समझा जाता था, मायूब समझा जाता था, गाली समझा जाता था, लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। लेकिन हमने उस वक्त क्रिकेट खेली। आज क्रिकेट के लिए फ़ज़ा भी साजगार है, माहौल भी आपको स्पेस दे रहा है, और हुकूमत वक्त भी इमरान खान की क़यादत में आपके लिए हर तरह की सहूलतकारी देने के लिए पुरज़म है। तो आज की मेरी वो बेटी जो है, जो मुस्तकबिल की क्रिकेटर है,
मैं आज राना आतिफ साहब और आकिब जावेद साहब आपको ये यकीन दिलाने आई हूँ कि आप मेरी उन बेटियों की ट्रेनिंग करें, उनकी कोचिंग करें, उन्हें अच्छा बैट्समैन, अच्छा बॉलर बनाने में किरदार अदा करें और इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इस सेंटर के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। इस सेंटर के अंदर जो है खातून, फीमेल यूथ या मेल यूथ की बजाय यहाँ क्रिकेटर्स की डेफिनेशन के मुताबिक दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके ट्रेनिंग करें। मैं आपके साथ हूँ, हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ है, हुकूमत पंजाब आपके साथ है, पीटीआई की क़यादत आपके साथ है और गली मोहल्लों में, रूरल एरिया में, दूर दराज उन निगलेक्टेड कम्युनिटीज़ में जहां आप मेल्स की टारगेट टैलेंट हंटिंग के लिए निकलते हैं, वहां कौम की इन बच्चियों को भी मौका दें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि जितना आपने फोकस मेल्स पे किया, उसका आधा फोकस भी अगर आप फीमेल पे करेंगे तो हमारी बेटियां बासलाहियत हैं, हमारी बेटियां डिवोटेड भी हैं, कमिटेड भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी और मायूस नहीं करेंगी। मैं आखिर में चूँकि यहाँ इस सेंटर के साथ जुड़ा स्पोर्ट्स का जो हमारा ओवरऑल एक नैरेटिव है, कोई कौम भी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक जो है वो उसकी आबादी, उसके शहरी, उसके हर तरह के काम करने वाले अफराद जो हैं वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सियासतदान हों, सोशल वर्कर हों, टीचर्स हों, मीडिया पर्सन हों, कोई भी अपनी अपनी जगह उस वक्त तक 100% डिलीवरी और परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जब तक जो है वो फिज़िकली और मेंटली फिट ना हो। और फिज़िकल फिटनेस ही आपकी चैलेंजेस को ओवरकम करने की वाहिद कुंजी है और फिज़िकल फिटनेस ही आपके असाब को इंटैक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए एक मौसर ज़रिया बनती है। तो ये इस किस्म के सेंटर्स जो हैं, इनका दायराकार रीजनल सतह पे लेके जाने के लिए हम तैयार हैं। आप लाहौर के अंदर आगे बढ़े, पंजाब में जहाँ जहाँ आप इस किस्म के सेंटर्स को प्लान करेंगे, वहाँ गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी नज़र आएगी। वहाँ आपके साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट से स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए और इस टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम को अल्टीमेटली 100% स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाती हूँ और मेरी ऑल आउट एफर्ट्स आपके साथ हैं और आप वुमेन क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ कदम ब कदम आगे बढ़ के अपनी उन बच्चियों को बाख्तियार बनाने में अपना किरदार अदा करूँगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ और आज मेरा आने का मकसद ही ये था कि आपने कई दफ़ा मुझे बुलाया, कई दफ़ा मैंने आपसे कहा कि आऊँगी लेकिन ना आ सकी। आज आके सिर्फ एक ही पैगाम हमने देना है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करें या इंडोर करें, हम जिम करें या जिम से बाहर ग्राउंड्स में कहीं किसी तरह का भी स्पोर्ट्स करें, हर हाल में हमें खेलना है और खेल के अपने आप को ताज़ा दम रख के अपनी फिटनेस जो है उसको इम्प्रूव करना है। हाँ, हम किसी भी एज में हैं, किसी एज ग्रुप में हैं और फिटनेस ही सिर्फ आगे बढ़ने का और हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने का एक वाहिद मौसर हथियार और ज़रिया है। देखिए, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ और एक दफ़ा फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो गैर फितरी इत्तेहाद था ये कोई मुल्क के लिए नहीं बना था,
ये अवाम के दर्द के मदावे के लिए नहीं बना था, ये मुल्क की मईशत को सहारा और संभालने के लिए नहीं बना था, ये किसी जगह इस वक्त महंगाई के तूफान पे काबू पाने के लिए नहीं बना था। ये जहां आपने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे बना था कि इमरान खान को ब्लैकमेल कैसे करना है, इमरान खान को प्रेशराइज कैसे करना है और अपने केसेस से निजात कैसे हासिल करनी है और छुटकारा कैसे पाना है। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान ना झुका है ना डगमगाया है, डट के क्रीज पे खड़ा रहा है और अपना जो उसका अज़्म था इस मुल्क को आगे लेके चलना, वो अपने कदम जो है उसने उस तरक्की की मंजिल की तरफ बढ़ाए हैं। अब ये हकीकत जो है सामने आनी शुरू हो गई है कि एक एक करके इनका जो ये इत्तेहाद था ये किरची किरची हो के इतनी किरचियों में बदल जाएगा कि इसको जोड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन अब हमने कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में ये फैसला हमने किया है कि हमने इनको डिस्कस नहीं करना, हमने अपनी परफॉर्मेंस डिस्कस करनी है, हमने अपने फ़राइज़ डिस्कस करने हैं, हमने आपको आवाम को जो हुकूमती कारकर्दगी है और रिलीफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं हमने वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि ये अब हमारे लिए दर्द सर नहीं है, ये अब एक दूसरे के लिए दर्द सर हैं। और ये अपने जो घर के बेदी एक दूसरे के खिलाफ लंका ढा रहे हैं, तो हमें इनकी तरफ नहीं देखना, हमें आने वाले रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी को देखना है। हमने आने वाले रमज़ान में लोगों को सस्ती अर्ज़ा और बर वक्त फूड सप्लाई चेन मेंटेन करने की जो हुकूमती काविशें हैं उनकी तरफ देखना है। और कोरोना के जो इस वक्त चैलेंज है, जो आज भी बदकिस्मती से पंजाब के अंदर हमारे कीमती जो जानें थी 74 के करीब वो मौत के मुंह में चली गई और पूरे पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद सेंचुरी कर चुकी है। तो SOPs पे अमल दरामद करवाना और लोगों को इस वबा से बचाना हमारी ये जिम्मेदारी है और मीडिया उसमें तावन करे और हमारी मदद करे। बहुत शुक्रिया। काफ़ी सवाल है कि जिस तरह आपने बैटिंग का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी, आप क्रिकेट भी खेलती हैं, क्रिकेट लवर भी हैं, तो क्या सियासत के मैदान में जब पैडअप होंगी उस वक्त मरियम या मरियम के डैडी को या बिलावल के डैडी को चैलेंज करेंगे सिंगल विकेट का? देखिए, चैलेंज उसको किया जाता है जो ग्राउंड में हो। रिटायर्ड हर्ट जो है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता और रिटायर्ड हर्ट लोग जो हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि वो सियासी मैदान में आए, अवाम के दुखों के मदावा करने में हुकूमत के साथ तामन करें और अपने केसेस का और माल पानी का जो दर्द है उसको पीछे कर दें। अदालतों को जो आप से सवालात के ज़रिए जवाब चाहिए वो उनको दें और छुपा लुकी अदालतों के साथ खेलने की बजाय कानून के आगे अपने आप को ताबे करें और ज़िले सुबहानी को पाकिस्तान बुलाएं, शाही ख़ानदान के सारे अफराद पाकिस्तान आएं और पाकिस्तान को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें और अदालतों को जवाब दें। अगर आप बेगुनाह हैं तो अदालतें आपको रिलीफ दे भी रही हैं और देंगी, और अगर आप गुनाहगार हैं तो जेल के डर से लीडर मुल्क नहीं छोड़ा करते। जिनको नेल्सन मंडेला की नज़में पढ़नी और उसकी तशबीह देना अच्छा लगता है तो नेल्सन मंडेला कहीं बाहर नहीं भागा था, उसे पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के जेलें काटी थी। आप भी पाकिस्तान आए और यहाँ जेल जो है वो लीडर बनाती है, गीदड़ नहीं बनाती। गीदड़ भाग जाया करते हैं, लीडर जेलों में रह के अवाम की जंग लड़ा करते हैं। तो आप लीडर बने, गीदड़ ना बने और आके केसेस का सामना करें और अल्टीमेटली इस
से जो है वो पाकिस्तान के अवाम को मैसेज जाएगा कि सियासत सिर्फ अपने ख़ानदान और अपने कारोबार के लिए नहीं आप कर रहे, सियासत अगर कौम के लिए करनी है तो पाकिस्तान में आके करनी है, बाहर तो आप कारोबार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुआविन खुसूसी तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्रिकेट की मयारी तरबियत के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। टैलेंट हंट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बेहतर किरदार अदा करेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क़याम लाहौर कलंदर्स का अहम इक़दाम है। सेहतमंद मुआशरती सरगर्मियों के लिए खेलों के मैदान आबाद रहने चाहिए। क्रिकेट के खेल में ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब खेल के मैदान आबाद करने के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है, क्योंकि कहा जाता है जिस कौम के खेल के मैदान आबाद हों वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर से अच्छे क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं और बेहतरीन टैलेंट सामने आ रहा है। पीटीवी न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम आईटी के हवाले से बात कर रहे थे, जो एग्जेम्पशंस विड्रॉल हुए हैं टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामड़िया साहब, जीशान मर्चेंट साहब, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी चामड़िया साहब आपसे। दिखाई ये दे रहा है कोविड की थर्ड वेव काफ़ी सिवियर हो रही है, तो सर प्लीज़ ये बताइए कि जो एग्जेम्पशंस दिखाई दे रहे हैं या जो टाइमली मेजर्स दिए जा रहे हैं कितना ज़्यादा अब भी टू दी पॉइंट होंगे, अब कितनी लीनियंसी देने की एक्सपेक्टेशन है? लीनियंसी आप इन व्हाट सेंस के कोविड लीनियंसी या ऑब्वियसली इन ऑल टाइप्स? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो जो है ना, जो हमारा ट्रेंड रहा है पहले भी कि कंप्लीट लॉकडाउन, तो मेरा ख्याल है कि उसकी तरफ तो हम जाएंगे नहीं। सो वी विल स्टिक टू दिस जो स्मार्ट लॉकडाउन है या जहाँ पे सेमी लॉकडाउन वगैरह आप कह लें, तो मेरा ख्याल है कि उसी में रहेंगे हम। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो इम्पैक्ट हमारे यहाँ है वो दूसरी जगहों पे वो हमारे यहाँ है नहीं। बट नेवरदलेस थर्ड वेव में अपसर्ज जो अभी नज़र आ रही है वो थोड़ी सी परेशानी का बायस है वो बात कि ये इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को खुद ही जो है अपने आप को जो है उस थोड़ा सा उसमें जो है ना इम्प्रूव करें, अपने सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को, सैनिटाइजिंग ये वगैरह करनी पड़ेगी। स्कूल्स वगैरह तो बंद कर दिए उन्होंने 15 दिन के लिए, ग्रेड 1 to 8 वो स्टेप्स गवर्नमेंट ले चुकी है। और मेरा ख्याल है कि जो शॉप्स वगैरह हैं उनको जल्दी बंद कर देंगे वो, और इंडोर डाइनिंग वगैरह ये स्टेप्स तो लेना ज़रूरी है। तो इससे कुछ बेहतरी आ जाएगी। फिर मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन जो हो रही है ये जल्द से जल्द लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और लगा लेनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमारे पास एक गुड न्यूज़ भी मौजूद है। रुपी अप्रिशिएट कर रहा है डेली बेसिस पे, 153 को टच किया है। इट मीन्स कि डॉलर वीकन हो रहा है, रुपी जो है वो इसका कोविड से कोई ताल्लुक नहीं है, कोविड से ताल्लुक नहीं है, बट इट्स अ गुड न्यूज़। तो ये भी प्लीज़ बताइए इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट और कितना पावरफुल इम्पैक्ट देगा? नहीं, देखें उसका तो इम्पैक्ट आगे हर चीज़ पे आपका जो फिजिकल साइड है उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो लोन्स रीपेमेंट करनी है उसमें आपको ईज़ हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट खुला है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो 700-800 मिलियन डॉलर्स हो गया, वो और बढ़ेगा मैं ये समझता हूँ। रेमिटेंसेस जो हैं बाकायदगी से वो उसमें इजाफा है, एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा है। तो मेरा ख्याल है कि रुपी को कहीं से भी हिट नहीं मिल रही है। इट्स इन द सेफ जोन। दूसरी एक बात ये है कि अगर आप रियर देखें विच इज़ जो बैंक्स वगैरह के पास होता है द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज़ ऑल्सो ट्रेलिंग अराउंड 95 रुपीज़। तो 95 का रियर है और मार्केट रेट 152 है। सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द इफेक्टिव रेट एंड द मार्केट रेट। तो जो गैप होता है इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं कि फिजिकल प्रेशर है या कुछ आपकी डेट रीपेमेंट्स हैं ये वगैरह वगैरह। एक वक्त में जब आपका रुपया 118 पे था तो आपका रियर जो है 90 का था, वो गैप कम था। तो मैं ही समझता हूँ कि रुपी फर्दर अप्रिशिएट कर सकता है। तो देयर आर चांसेस। जी, देयर आर चांसेस। जीशान साहब आपसे आप इनपुट लेना चाहूँगी। सर दिखाई ये दे रहा है रुपी एप्रिसिएशन अपनी बरकरार रखेगा 150 तक। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि यहाँ पे पॉज हो जाएगा और 150 पे स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन कुछ एनालिस्ट्स ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन बाकी है कि रुपी मज़ीद जो है वो अप्रिशिएट करेगा। तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सर? देखिए, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपने ये देखा कि पेट्रोल प्राइसेस इस दफ़ा नहीं बढ़े डिस्पाइट हमारी इंपोर्ट्स के। पेट्रोल प्राइसेस को ना बढ़ना उसकी मेन रीज़न ये कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है
डॉलर की वैल्यू में अगर आप देखते हैं। लेकिन चूंकि आपका जो रेट ऑफ जो इसका कन्वर्जन है, पाकिस्तान का रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, 10% ज़्यादा अप्रिशिएट कर गया, तो वो मिटिगेट कर गया। वरना इस दफ़ा आपको पेट्रोल में हाइक नज़र आती, जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी 3 रुपये बढ़ने की, यहाँ 2 रुपये कम हो गया, 3 रुपये डीजल पे कम हो गया। तो एक तो इम्पैक्ट आपने ये देखा, और इसके साथ साथ कंसोलिडेशन इस तरीके से नज़र आ रही है कि आपके पास IMF की ट्रेंच भी आ गई $500 मिलियन की, आपके पास इस वक्त एक्सपोर्ट के भी पैसे आ रहे हैं, आपके पास फॉरेन रेमिटेंस भी आ रही है। तो इस वक्त आप सरप्लस पे चले जाना। करंट अकाउंट डेफिसिट हम कह के थक गए थे, अब करंट अकाउंट सरप्लस कहने की आदत डाल रहे हैं हम। 7 महीने से करंट अकाउंट सरप्लस में, जो $20 बिलियन में हम खड़े हुए थे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर हो रही हैं। यकीनन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये कहेंगे कि आपने इंपोर्ट्स रोक दी, तो इसलिए आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट रुक गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो गई, तो आपका इफेक्टिव। लेकिन सर यहाँ पर जब पैकेजेस और पॉलिसीज दी गई हैं तो अब मजीद इंपोर्ट बढ़ने वाली है। बिल्कुल इंपोर्ट बढ़ेगी। मिस कर गए, सॉरी। जी प्लीज। यूरो बॉन्ड इशू, जो बॉन्ड इशू आपका हुआ है वो जिसमें $5.3 बिलियन का इंटरेस्ट लोगों ने शो किया, स्पेशली फ्रॉम द एशियन साइड। 2.5 आप करने गए थे, 5 के आपको सब्सक्रिप्शन आ रही है, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है बॉन्ड आपका, और उसके अंदर 500 मिलियन जो है वो 30 ईयर बॉन्ड है। तो 30 ईयर बॉन्ड का मतलब ये है कि लोग जो आपको ऑफर आ रही है वो ये समझ रहे हैं कि इकॉनमी में स्टेबिलिटी है, एंड देयर इज अ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इकॉनमी के 30 साल का बॉन्ड भी आपका सब्सक्राइब हो रहा है। तो वो भी मेरा ख्याल है कि रुपी को ईज होने में कहीं ना कहीं देखिए पॉलिसीज गवर्नमेंट की बेहतर नज़र आ रही हैं, कि जिसकी वजह से जो है ना ये एक इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। ऑब्वियसली ये रिपल इफेक्ट इसका आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें अब जो अपनी पॉलिसीज़ को जहाँ ठीक करना है, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉलिसी को ठीक करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो हम पाकिस्तान हमेशा से हम बचपन से यही सुनते आए कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रो बेस्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा फुकदान नज़र आया कि हमारी कॉटन की क्रॉप यानी हर साल कम होती चली जा रही। उसको हमें ज़रूर देखना है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते चले जाएँ टेक्सटाइल की और हमारी कॉटन की ग्रोथ कम हो जाए, क्योंकि फिर हमें वही चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको प्लानिंग जो सेक्टर्स जहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब थोड़ा सा इस पे गौर करके और इसको अगर टैकल करने की कोशिश की, तो आप इन्फ्लेशन को भी डिफीट करने में कामयाब होंगे। आपका इफ़ेक्टिव जो रुपी की वैल्यू वो और अप्रिशिएट करेगी। देखिए बात ये है कि 110, 118 से 168, 50 रुपए का गैप आया था और वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। तो अब ज़रूर मौजूद है, अगर आपने अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा ठीक कर लिया, ऑटो पॉलिसी इज़ राइट डाउन द कॉर्नर, अगर आपने अच्छी पॉलिसी दे दी तो मैं समझता हूँ कि और इन्वेस्टमेंट आएगी। सिर्फ एक चीज़ जो है अब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में अब इन्वेस्ट कर रहा है वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करे। पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना अब लाजमी है। यस, आपको लोगों की एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके आनी है। मेड इन पाकिस्तान, हम पहले सुनते थे मेड एज जापान, जब पाकिस्तान अपनी सुजुकी गाड़ी बनाता था तो मेड एज जापान लिखा होता था, हम देखते थे। अब हमें वो मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की, प्रमोट करने की ज़रूरत है। राइट, ज़ीशान साहब आपने जिक्र किया कि जो IT एग्जेम्पशन विड्रॉल की गई है, इसके साथ साथ जो हम रुपी एप्रिसिएशन देख रहे हैं वो भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि एक्सपोर्टर ज़्यादा हैप्पी नहीं होते जब डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा होता है। तो यहाँ भी ज़रा प्लीज़ फोकस करें। देखिए ये इसमें कहीं ना कहीं सदाकत भी, लेकिन इसमें मिथ भी है। अब इस वक्त IT एक्सपोर्टर्स की जो आपने बात की, तो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम IT एक्सपोर्टर्स को क्या है, पाकिस्तान में कोई मीडियम है ही नहीं जो पैसा बाहर से डायरेक्ट आपके अकाउंट्स में आ सके। हम पेनियर को यूज़ करने गए, FBR ने रेड कर दी उसके ऊपर, और एक बहुत बड़ा केस अब आपके सामने FBR लाइनें आने आ रही है कि 7 बिलियन रुपीस ट्रांसफर हुए। ब्लैक का पैसा बहुत सारी जल्दी इसमें आता है, क्योंकि आपके पास जब तक हमारे पास अब है ना, लेकिन पेपैल जैसे अगर कोई एक्सपोर्टर है जो IT एक्सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स हैं, उन्हें तो पहले पैसा चाहिए होता है। उनके पास वो पैसा कैसे आएगा जब आपके पास कोई मीडियम मौजूद ही नहीं है। बिजनेस अकाउंट्स खोलना इस वक्त एक मुश्किल काम है। बैंक्स में ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस और आपके नो योर कस्टमर्स बहुत मुश्किल आते हैं। अगर इस चीज़ को ठीक करना हमने शुरू कर दी ना, वही जो बात हम बात कर रहे थे पहले कि IT सेक्टर पे फोकस करना इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ में IT को इस्तेमाल कर रहे हैं। डोमेस्टिक भी आपको बहुत सारी जगहों पे यूज़ करनी है, और एक्सपोर्ट का तो पोटेंशियल फिनोमिनल है। क्यों इंडिया बांग्लादेश में हर जगह गली गली में कोने कोने पे लोग बैठ के सॉफ्टवेयर या IT का काम करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है।
आईटी एक्सपोर्ट में सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं होती। आप ट्रांसक्रिप्ट्स करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपका एक्सपोर्ट का पोटेंशियल, और जिसमें एक कॉलेज बेस्ड लड़का भी बैठ के वो काम कर सकता है। तो हमें उसके लिए सोचना है कि हमें उस लेवल पे पॉलिसीज़ लेके आनी है कि एक नया जो बिजनेस में एंटर होने वाला एक यंगस्टर है उसको आप आसानियां देंगे तो वो बिल्कुल पोटेंशियल पे काम करेगा। उसको अगर आप मुश्किलात देते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सिस्टम से बगावत करेगा, भागेगा, कोई ना कोई दूसरे मीन्स इस्तेमाल करेगा। और फिर अगर वो इस्तेमाल एक दफ़ा माइंड डाइवर्ट हो गया तो वो कभी भी आप उसको फोकस और फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं ला सकेंगे। कभी भी आप तो आईटी पॉलिसीज पे आपको बहुत फोकस देने की ज़रूरत है। राइट, मैं शहजाद साहब से पूछना चाहूँगी, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप इस पे कितना ज़्यादा समझते हैं कि आईटी की एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन की भी ज़रूरत है यहाँ पर? क्योंकि हम आईटी ग्रेजुएट्स को देखें तो यहाँ बहुत कम उनका एक पोटेंशियल नज़र आता है। एट द सेम टाइम और अगर MBAs देखें या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इसके साथ साथ थर्ड वेव भी है तो आईटी की ज़रूरत भी मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम कंपनीज़ हैं जो आईटी रिलेटेड हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो आपके सामने है। इस ईयर के अंदर फिनोमिनल ग्रोथ है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, आईटी इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। तो दो उसके एरियाज़ हैं। एक तो ये फॉर्मल सेक्टर है जिसमें आप फॉर्मल आईटी एक्सपोर्ट्स बड़ी कंपनीज बना के आप करते हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें आप बिज़नेस कर रहे होते हैं। एक है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग में जो ज़ीशान ने बात की ना कि जो यू हैव टू एक्चुअली हैव अ मीडियम वेयर बाय ईच एंड एवरी फ्रीलांसर इज़ एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम एनी पेमेंट मेथड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड अवेलेबल अराउंड द ग्लोब। जब भी वो काम कर सकता है। अब आप और इसमें सिर्फ आईटी का स्पेशलिस्ट आईटी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे उन्होंने कहा। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्ट, आपको अगर रेज्यूमे बनाना है, आप किसी साइट पे जाएं, $2 आप पे करें और आप रेज्यूमे बना लें, अपना CV बना लें। बट व्हेन यू आर पेइंग फॉर इट, इट इज़ गोइंग आउटसाइड पाकिस्तान। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई फ्रीलांसर काम कर रहा है तो उसको वो $2 कैसे मिलेंगे, वो कैसे रिसीव करेगा, ये इशू है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अबाउट इट। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको मैंने CV का, बट देयर आर मेनी एरियाज। कोई आउटसोर्सिंग का काम है, कोई अकाउंटिंग वर्क है, कोई स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हो रही हैं, इंडिया में भी हो रही हैं, बांग्लादेश में भी हो रही हैं, श्रीलंका में भी हो रही हैं। हमारे यहाँ उसका क्वांटम वो नहीं है। जहाँ तक आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात, लूप होल कहाँ है? नहीं, लूप होल की बात ये तो गवर्नमेंट हैज़ टू सॉर्ट इट आउट कि उनको आप इंसेंटिव दें, जो नई जनरेशन है उनको आप, जो यंगस्टर्स हैं उनको आप बताएं इस तरह आप अकाउंट खोल सकते हैं, इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर पॉलिसी कि जो करेगा, जो अकाउंट खोलेगा, उसको इस अकाउंट में इस तरह से पैसे आ जाएंगे, विच इज़ नॉट अ कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो ये तो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट को सोचना है कि ये कैसे हो जाएगा। इट कैन बी डन इन 24 आवर्स। दूसरी चीज़ ये आपने एजुकेशनल साइड पर जो बात की, उसमें यह है कि एक ज़माने में जब IT इंस्टीट्यूशंस मशरूमिंग हुई थी पाकिस्तान में 15 साल पहले, बिल्कुल उस वक्त थे और अब नहीं है। अब समहाउ जो IT इंस्टीट्यूशंस जितने होने चाहिए इंस्टीट्यूट्स, वो नहीं है पाकिस्तान। इट्स एक नीश मार्केट है, उसका एक नई पाइथन लैंग्वेज आ गई है जिसका हर जगह इस्तेमाल है, वो सिखाने वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड आउट देयर। एग्जैक्टली, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 99,301 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 85,225। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,731.16। ऑयल WTI पर बैरल $59.99। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.52। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 179.50, सेलिंग वाज 181.50। यूके पाउंड बाइंग रही 211.50, सेलिंग वाज 214। US डॉलर बाइंग रही 153 रुपीज़, सेलिंग वाज 154। चाइनीज यॉन बाइंग एट 23.55, सेलिंग वाज 23.70। सऊदी रियाल बाइंग एट 40.50, सेलिंग वाज 41 रुपीज़। UAE दिरहम बाइंग एट 41.60, सेलिंग वाज 42.20। कुवैती दिनार बाइंग रही 482.50 एंड सेलिंग वाज 485 रुपीज़। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 393.50, सेलिंग वाज 395.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं जो डॉलर प्राइस है शार्पली आज एप्रिसिएशन की तरफ रुपी जो है वो दिखाई दे रहा है 153 एंड 154। इट मीन्स कि यहाँ पे काफ़ी हद तक पोटेंशियल नज़र आ रहा है रुपी के गेन होने में। हमारे साथ शहजाद चामरिया साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम में हिस्सा बने आप। और हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है, और जहां तक बात की जाए कोविड की सिचुएशन, तो यहां पे हम देख रहे हैं थर्ड वेव जितनी सिवियर होती हुई नज़र आ रही है, यहां पे प्रिकॉशंस या प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जा रहे। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें और ये देखें कि कौन मास्क पहन रहा है, कौन नहीं पहन रहा, तो फिर हम उनको जो है थोड़ा सा एक उनके ऊपर क्रैक डाउन कर सकते हैं और बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव एक सेंटिमेंट्स आ सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लॉकडाउन ना हो, अगर यही गाड़ी सीधी चलती रहे तो सब तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एक पॉज आ जाए, जैसे कि हम देखते हैं लॉकडाउन की सूरत हाल में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफरेंट हम जो है वो सेक्टर्स में देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव जो है वो एनर्जी देखी जाती है, तो ये भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है। और पब्लिक को चाहिए कि ज़्यादा एक रश ना लगाएं या अपने जो है वो आसपास का ख्याल रखें, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी फैलाई जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को प्लीज़ ज़रा फोकस रखें, इसको नज़र में रखें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, which is besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।